नमस्ते साथियों, मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अनफिल्टर्ड हिस्ट्री चैनल पर। साथियों, हम यहां 2026 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक पीवाई की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 2025 का पूरा पेपर एलिमिनेशन टेक्निक और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पूर्ण कर लिया है। आज हम 2024 का पेपर इसमें स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास आपकी एमपीपीएससी की जर्नी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान बनाना है, जहां आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करके अपने एग्ज़ाम के लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार। तो यहाँ पहले हम ट्राइसोमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्रोमोसोम ट्राइसोमी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें किसी को एक क्रोमोसोम की जगह जिसमें किसी के एक क्रोमोसोम की जगह उसकी 3 कॉपियां बन जाती हैं। अमूमन जैसे क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक माता से आता है एक पिता से आता है, जिसमें पर क्रोमोसोम ट्राइसोमी में 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इसका आंसर है और इसका प्रभाव ट्राइसोमी का प्रभाव होता है डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर भी डाउन सिंड्रोम ही होगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स होते हैं एक पेशेंट में, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 2 बार होता है। मतलब ट्राइसोमी में क्रोमोसोम नंबर 21 2 बार होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, यानी कि विकास में देरी, जैसे मानसिक विकास में देरी, एज बढ़ती जाती है पर मस्तिष्क या सोचने की क्षमता कम उतनी रहती है, फेशियल फीचर्स, हार्ट डिफेक्ट आदि। दोस्तों, इसके बाद हम इसके अदर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें टर्नर सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम की अब्सेंस के कारण 45 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। 45वें नंबर के क्रोमोसोम में एक एक्स फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। और अब हम सुपर फीमेल सिंड्रोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी फीमेल में होता है। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है 47वें नंबर पे, यानी कि इसमें क्या होता है 47वें नंबर पे एक्स और 0, और इसमें क्या होता है 47वें नंबर पे एक्स एक्स और एक्स। ये और चौथा ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि मेल्स में 47वें नंबर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। मेल्स में 47वें नंबर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यानी कि एक्स एक्स और वाई। वैसे क्रोमोसोम होना चाहिए एक्स और वाई। तो ये इसका सार था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7% वाले क्षेत्रों पर 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हम पहले यहाँ 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्र है स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा क्षेत्र है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव, नॉन एनसीडी से बचाव। दूसरा है एनसीडी से बचाव। अच्छा, आपको इनकी डिटेल्ड एनालिसिस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है एनसीडी से बचाव, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बचाव। तीसरा है निर्भया नारी, और चौथा है इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, यानी कि बच्चों और माता की मैटरनल हेल्थ पे सुधार करना। और पांचवा है कम्युनिकेबल डिसीज़ को हटाना। पांचवा है कम्युनिकेबल डिसीज़ को जड़ से हटाना। कम्युनिकेबल डिसीज़ को जड़ से हटाना। और छठवा है यात्री सुरक्षा। और सातवां है हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि स्वस्थ पर्यावरण। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्राथमिकता क्षेत्र है, छठवां प्राथमिकता क्षेत्र और तीसरा प्राथमिकता क्षेत्र है। ये अन्नपूर्णा योजना, ये कोई प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है, और इसे आप देख के पहली बार में एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये एक योजना है और ये प्राइमरी सेक्टर्स हैं।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के प्राइमरी सेक्टर्स ये 3 हैं। इसमें ये एक योजना है, ये कोई प्राइमरी सेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग होता है? तो ये आपको, ये कुल मिला के कहने वाली चीज़ें, ये रटने वाली चीज़ें हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, तो इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लग सकता। तो इसका आंसर है खेसारी दाल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वर्ष 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे? तो इसका आंसर है PSLV C-37। 2017 में 104 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए थे सतीश धवन से। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। अच्छा दोस्तों, जो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी, क्योंकि ये सीधा वन वर्ड है, इनमें कोई एलिमिनेट हो ही नहीं सकता। आपको नॉलेज है तो हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ये यहाँ ओजोन परत हम बात कर लें तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो यूवीज और अन्य हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, तो यहाँ ये ओजोन परत ही ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है। अच्छा, एक ओजोन परत वायुमंडल में भी होती है, समताप मंडल में होती है, उसकी हम ज्योग्राफी में बात कर लेंगे। फिलहाल ये ओजोन परत समताप मंडल वाली है। अच्छा, इसकी यूनिट है, हाँ इसकी यूनिट है डॉप्सन इकाई। तो डॉप्सन इकाई ओजोन परत की मोटाई को मापती है। डॉप्सन इकाई के हम बारे में थोड़ा बात कर लें। एक डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर ऑफ ओजोन एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर ऑफ ओजोन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट साइंटिस्ट को, यानी कि जो डॉप्सन यूनिट है, ये साइंटिस्ट को एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर की टोटल फिजिकल थिकनेस मापने में मदद करती है। इसका काम क्या है कि ये साइंटिस्ट को ओजोन लेयर की टोटल फिजिकल थिकनेस ओजोन में मापने के लिए मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है? अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि साइंस के क्वेश्चन, ICT के क्वेश्चन थोड़ा आप इंग्लिश में भी देख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में सही वर्डिंग नहीं होती है, या हिंदी की वर्डिंग आपको कभी मतलब समझ में नहीं आती। तो इसमें है 10 नंबर ऑफ सर्वाइकल वाइब्रेट इन अ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें इसका आंसर है 7 कोशिकाएँ जो कि होती हैं। और ये सर्वाइकल वाइब्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नेक बोन, सर्वाइकल वाइब्रेट्स नेक बोन होती हैं। नेक बोन ये स्पाइनल कॉलम के अपर पार्ट में लोकेट होती हैं, और जस्ट बिलो स्कल के, मतलब स्कल के नीचे और स्पाइनल कॉलम के अपर पार्ट में। ये C1 से लेके और C7 तक होती हैं। कितनी होती हैं? C7 तक होती हैं। ये नेक बोन होती हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉलम के अपर पार्ट से अपर पार्ट में और जस्ट बिलो, मतलब स्कल के जस्ट ऊपर और स्कल के जस्ट नीचे और अपर कॉलम के जस्ट ऊपर होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये इसका आंसर है, पहले हम आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर 2013 है। अब हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि मंगल ग्रह के जितने भी मिशन हैं या मंगल ग्रह के लिए मिशन गए, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जान लेते हैं, जिससे, क्योंकि कभी क्या होता है कि किसी वर्ष उसका स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं, किसी वर्ष उसकी महत्वों के बारे में पूछ लेते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड पूछते रहते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ मंगल ग्रह के मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिया का पहला मार्स मिशन 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यह मार्स ऑर्बिट में 24 सितंबर 2024 को प्रवेश कर गया था। और इससे भारत पहला एशिया में और चौथा वर्ल्ड में मार्स मिशन भेजने वाला देश बन गया था। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? ये 2025 में भी पूछा गया था, यानी कि लगातार 2 साल से ये सवाल पूछा जा रहा है।
तो इसका आंसर है 1974 यानी कि वाटर एक्ट। इसको वाटर एक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाटर एक्ट। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, ये 3 एक्ट हैं, इसको वाटर एक्ट बोलते हैं। सबसे पहले वाटर एक्ट ही आया था, फिर इससे ही एयर एक्ट आया था। एयर एक्ट क्या आया था? 1981 में आया था एयर एक्ट, और एयर एक्ट अपनी शक्तियाँ वाटर एक्ट से ही लेता है। अच्छा, एक बात और है, CPCB और CPCB और SPCB को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर एक्ट के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, ना कि इन्वायरमेंट एक्ट के द्वारा। और इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आता है। इन्वायरमेंट एक्ट, एक मिनट, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आता है। इसका आंसर ये है, इन्वायरमेंट 1986 में आता है। इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2018। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ जैसे पता ही होगा कि भारत में के पहले मिलेनियम गोल्स थे, फिर 2017 में या 2015 में, शायद भूल रहा हूँ, SDG गोल्स, हाँ, तो 2000 हाँ, तो ये 17 SDG गोल्स लाए गए थे, जिसमें पहला था नो पॉवर्टी, दूसरा था जीरो हंगर, तीसरा था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा था क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा था जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता, छठवा था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि साफ स्वच्छ पानी और सुविधाजनक टॉयलेट। एक मिनट दोस्तों बस, हाँ, हिंदी में थोड़ा बात कर लेते हैं इंग्लिश के साथ साथ। और तीसरा था, तीसरा था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा था चौथा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और समान शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना, पांचवा था लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, छठवा था स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सातवां था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां था इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और आदि। ये मतलब आप गूगल करके या आपको ये रटना ही पड़ेंगे। तो पहला इसका आंसर है ए, इसका पहला आंसर है ए है। अच्छा, यहाँ थोड़ा हम बात कर लेते हैं MP गवर्नमेंट को। पहली बात तो है कि ये रैंकिंग जो देता है वो नीति आयोग देता है, SDG की रैंकिंग नीति आयोग देता है। दूसरी बात है, MP गवर्नमेंट को नीति आयोग ने SDG 9 के लिए थोड़ी कम रेटिंग दी है, मतलब शायद 61 या 62 ऐसी कुछ रेटिंग दी है, जो कि कम है, जिससे पता चलता है कि NP में इंफ्रा का विकास थोड़ा कम हो रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? एक बार हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कीवर्ड्स की वजह से हिंदी के कीवर्ड्स कभी कभी गलती हो जाते हैं। तो इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स? तो इसका आंसर पहले हम आपको बता दें, इसका आंसर है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। तो इसका आंसर आयोग ने डिकम्पोजर्स बताया है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अपघटक का कार्य क्या होता है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर न्यूट्रिएंट साइकिल को इकोसिस्टम में रिसाइकिल कर देते हैं। हाँ, तो ये इनका कार्य होता है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो ये आपको थोड़ा पॉलिटी की डीप नॉलेज होनी चाहिए। मतलब पॉलिटी में अगर आपको MPPSC के लिए पढ़ना है तो प्रियम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, PM और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं
एक आध प्रश्न कभी अटॉर्नी जनरल वगैरह से जाते हैं, तो वो मतलब केंद्रीय विधायिका और केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से आ जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोराई राजन केस, मान कि सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी पे वरीयता दी थी। तो मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोराई राजन 1991 में दी थी। अब हम थोड़े और केसों के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। अच्छा, एक केस के बारे में 2025 में भी पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन की थीम, हमेशा आप क्वेश्चन की एपीवाईक्यू से थीम पकड़नी है। तो ये क्वेश्चन की यानी कि ये केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम केसेस हैं, तो इनकी थीम पकड़नी। तो इस थीम पे क्वेश्चन 2025 में भी आया था, तो लगातार दो साल आए, तो ये थीम इम्पोर्टेंट है। दूसरे केस के हम बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से बड़े होंगे, ठीक है। दूसरे में जो मैंने बताई है कि डीपीएसपी दूसरा इसका पार्ट है डीपीएसपी, मतलब मद्रास राज्य गोलकनाथ चंपकम दोराई राजन वाले में पहला बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि फंडामेंटल डीपीएसपी से बड़े होंगे। दूसरा कहा था कि डीपीएसपी सब्सिडरी हैं, यानी कि सहायक हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है, ठीक है। गोलकनाथ केस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। एक मिनट, ये क्या हो गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया था कि संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था कि संविधान फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन पर आधारित है और इसका संतुलन बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि संविधान को संतुलित करने के लिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन होना चाहिए। उस संतुलन, इनका दोनों को, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संतुलन बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर का के अंदर आएगा। और केशवानंद भारती में सबको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो यहाँ आपको वर्डिंग पकड़नी है, सही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेन लेके पढ़ना है। क्वेश्चन को मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चन को हमेशा पेन लेके पढ़ना है, बिना विदाउट पेन क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में इन छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ने में आसानी होती है। तो पहला इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ आप थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग, देखो विधि आयोग, अब मामला किसका है? चुनाव आयोग का। तो विधि आयोग यहाँ क्या कर रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये सही बात है। अगर आपको चुनाव आयुक्त को हटाना है तो उसके लिए आप हटाना या उनको नियुक्त करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा लेनी पड़ेगी। तीसरा इसका है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां हैं। हाँ, उनको समान शक्तियां हैं और वीटो की पावर्स भी होती हैं। एक एक वोट सबका समान वोट होता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु के प्राप्त करने के तक जो भी पहले होता है। ये बात भी सही है, 6 और 65 होता है, जो पहले हो जाए। अब ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। देखो ये 1 इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग की बात चल रही है, और चुनाव आयोग का फैसला विधि आयोग क्यों करेगा? चुनाव आयोग करेगा ना, इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसलिए ये गलत है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अब कब होती है ये थोड़ा इनके ऑप्शन को देख के पता चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन, अल्लाह कलर बदलना, कलर, हाँ ये कर लें, हाँ नहीं ये नहीं, कलर करेंगे थोड़ा नीला कर लेते हैं, चलो हाँ तो कलर नीला कर लेते हैं, हाँ ठीक है, हो गए, बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता हो। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239 का में कोई परिवर्तन करना चाहता हो, यानी कि 239A में। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 का में कोई परिवर्तन करना चाहता हो। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता हो, यानी कि 243A एंड 243A एंड 279A। तो अब हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि
क्या मतलब ये आर्टिकल किस किस से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 53 है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि स्टेट के अनुमोदन से है की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें प्रेसिडेंट खुद अपनी शक्ति यूज करता है, इसमें स्टेट्स के लोगों की यानी कि स्टेट्स के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संविधान स्टेट्स एक्चुअली स्टेट्स की में ज़्यादातर आवश्यकता होती है संविधान संशोधन में। तो दूसरा ऑप्शन है यदि के ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239 का, यानी 239 का कहता है यूटीज़ की विधानसभाओं से संबंधित फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए, यानी कि 239 का है यूटीज़ की विधानसभाओं के फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित पार्ट होना चाहिए, तो इसमें नीड नहीं होती। मैंने फिर वही कहा है कि संविधान संशोधन जैसे बड़े मुद्दों में राज्यों की सलाह की नीड होती है, अन्यथा नहीं होती, अनुसमर्थन की नीड होती है। तीसरा ऑप्शन है 243 का, यानी कि 243 के, तो इसका है ये रिलेटेड है पंचायत इलेक्शन कमीशन से, यानी कि इसमें अभी प्राइमरी फेडरल प्रायोरिटी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है 279 के में, 279 के यानी कि 279 ए में, तो इसमें है जीएसटी काउंसिल से संबंधित, ये है जीएसटी काउंसिल संबंधित। इसमें राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में राज्यों के लोग भी होते हैं, जीएसटी काउंसिल में राज्यों के लोग भी होते हैं इसलिए, और वो राज्यों के लिए भी जीएसटी सीजीएसटी में दो पार्टों में बटी हुई है, तो इसलिए इसमें ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम देख लेते हैं, 14 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी पी लूं। हाँ तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर आर्टिकल भी देख लेंगे। तो महाभियोग संविधान के आर्टिकल 61 में है, और इसका एक ही आधार है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का उल्लंघन करना। यदि राष्ट्रपति किसी भी कारण से संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और ये क्वेश्चन 2025, 2024, 2022 यानी कि तीनों साल आया है, तो इसलिए ये साबित होता है कि राष्ट्रपति कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी के लिए। अच्छा, महाभियोग, अब हम यहाँ थोड़ा इम्पीचमेंट मोशन के बारे में और बात कर ले। संसद के किसी सदन में 1/4 बहुमत से आएगा, यानी कि इसके आने के लिए पहले 1/4 बहुमत चाहिए, फिर 2/3 उपस्थित एवं मतदान से पारित होगा, और दूसरे सदन में भी 2/3 उपस्थित एवं मतदान से पारित होता है। और यहाँ एक बात मैं और बता दूं, राष्ट्रपति को चुनने में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल इलेक्टेड यानी कि केवल निर्वाचित उम्मीदवार ही वोट करते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत में का सबसे बड़ा विधि पद नियुक्त करेगा। तो ऑप्शन है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। उच्च न्यायालय अब भारत का हो रहा है, तो पहले उच्च न्यायालय तो नहीं आएगा। चलिए और देखते हैं, जो कम से कम 7 वर्षों डाटा है तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, 7 से 8, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, जो कि 10 साल ही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है। देखो उच्चतम, ये यहाँ थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और भारत का है, राज्य का नहीं है किसी का। एडवोकेट जनरल होता है राज्य का वैसे। तो कम से कम 7 वर्ष को उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो। एक तो डाटा है, दूसरा उच्च न्यायालय है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो और 10 साल तक उच्चतम न्यायालय में वकील रहा हो, ऐसा इसका अधिवक्ता रहा हो, ऐसा इसका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन है। के.एम. मुंशी से संबंधित है, ये संविधान सभा के लोग हैं। तो संविधान सभा में कौन किस समिति का अध्यक्ष था? तो के.एम. मुंशी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो के.एम. मुंशी जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, के.एम. मुंशी जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर जी थे। जी.वी. मावलंकर जी थे।
ठीक है। और प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष थे भीम अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी। और हिंदू कोड बिल मसौदा जो सब जो लोग जानते हैं इसके भी अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका है संघ मंत्रिमंडल, क्योंकि संघ मंत्रिमंडल ही उन्हें आवेदन देता है कि तब वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कई लोग यहाँ बस यही तो ध्यान रखना, कई लोग यहाँ प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री केवल अकेला मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख जरूर होता है और सारे निर्णय लेता है, पर प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा, नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, क्वेश्चन नंबर 18 है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है? देखो यहाँ अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। ट्रिक ये है कि पेपर किसका है? एमपीपीएससी का। मैंने उस दिन भी मतलब पिछले पेपर के वीडियो में बताया था, किसी गवर्नमेंट में बैठे व्यक्ति की कोई किताब, कोई प्रशस्ति, कोई चीज़ मतलब ऐसी और पूछी गई है, उसमें उस गवर्नमेंट में बैठे व्यक्ति का नाम है, तो ज़्यादा हद तक यह होता है कि वही व्यक्ति होगा। जैसे 2025 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक किताब पूछी गई थी, तो वो किताब एस जयशंकर जी ने लिखी थी। तो ऐसा ही होता है, इसे ऐसा ही यहाँ है। थोड़ा आप अनुमान लगा सकते हैं कि एमपीपीएससी का पेपर यानी एमपी की राजधानी भोपाल है, तो बहुत हद तक हो सकता है कि ये इंस्टीट्यूट भोपाल हो। अब थोड़ा हम, और इसका आंसर भी भोपाल ही है। अब थोड़ा हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 2015 में गुड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए पब्लिक पॉलिसीज़ का विश्लेषण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका महत्व है, राज्य सरकार को नीति निर्माण और क्रियान्वयन में डेटा आधारित सुझाव देता है। मतलब ये राज्य सरकार को नीति निर्माण और क्रियान्वयन में डेटा आधारित सुझाव देता है, जो कि जिसके हिसाब से फिर राज्य सरकार पॉलिसीज़ बनाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। अब महाधिवक्ता यानी कि थोड़ा इंग्लिश में ये देख लेते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल है। ये राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, स्टेट में, और अटॉर्नी जनरल होता है केंद्र में। तो यहाँ देख लेते हैं। अब देखो कि एक ही पेपर में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों आ गए हैं। तो ये राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका दोनों से संबंधित है, यानी कि कार्यपालिका चाहे राज्य की हो चाहे स्टेट की, एमपीपीएससी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब थीम है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के पसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। देखो यहाँ पर आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर डिसाइड करता है, ना कि मंत्रिमंडल। तो गवर्नमेंट के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि मंत्रिमंडल के, इसीलिए इसका कोई प्रॉपर टेन्योर नहीं है, यानी कि कोई 4, 5 साल 6 साल नहीं, ये कभी भी हट सकता है, कभी भी दोबारा नियुक्त हो सकता है। इसलिए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, ये इसका ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि केवल 19 का केवल 1 सही है। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी, और मेरा प्रयास पूरा है कि आप सबको वीडियो पसंद आए और आप एलिमिनेट करके और क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें, जिससे पीवाईक्यू का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और एक बात और है, टेस्ट सीरीज का लेवल कभी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज कभी पीवाईक्यू को लेवल पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आयोग में जो लोग बैठे हैं बहुत उच्च मानसिकता के लोग हैं, और उनको उनके हिसाब का पेपर बनाना या उनके हिसाब के क्वेश्चन मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं होते हैं। टेस्ट सीरीज या तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, बहुत हार्ड चली जाती है, या एकदम ही लेवल उसका गिरा देती है, और पेपर हमेशा मॉडरेट रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है। कौन सी सूची में दी गई है? तो इसका आंसर है 11वीं सूची। पंचायत 11वीं सूची और नगर निगम नगरपालिका 12वीं सूची। तो यहाँ आप एक बार संविधान की 12 सूची आप एक बार देख लें। नहीं, डिटेल्ड PDF में तो मैं आपको दूंगा ही, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन सी सूचियाँ हैं भारत में। तो शेड्यूल 1 है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स हैं,
ठीक है। शेड्यूल 2 में है स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। शेड्यूल 3 है ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि सभी अथॉरिटीज़ की शपथ पत्र प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में एमपी की, राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्यसभा में यूटी और स्टेट की स्थिति। पांचवी शेड्यूल है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ और डिटेल्स, एसटी एससी ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और छठवीं है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम में एसटी एससी ट्राइब्स। सातवीं है डिटेल्ड लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पावर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यानी कि तीनों लिस्ट बटी हैं। आठवीं में ऑफिशियल लैंग्वेज है। और शेड्यूल 9 में वैलिडेशन ऑफ सेंटर एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है, आरपीए है मतलब, ठीक है। और 10 में शेड्यूल 9 में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, 10 में आरपीए है, डिस्क्वालिफिकेशन है एमपी एमएलए का। और 11 में 11 में पावर ऑफ पंचायत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ पंचायत। और 12 में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो इसमें आपको जनजाति टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, आपको तभी याद होगा। तो ये इसका आंसर है मंडला व डिंडोरी। और भिम्मा जनजाति जो गोंड की उप जनजाति है, गोंड की उप जनजाति, भिम्मा जनजाति गोंड की उप जनजाति है। और ये पीवीटीजी नहीं है, इसका स्टेटस पीवीटीजी नहीं है। दूसरा है 22वां क्वेश्चन है मांडवरा त्यौहार द्वारा मनाया जाता है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो एक गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये शादी समारोह के त्यौहार पर मंडप के अंदर मनाया जाता है, यानी कि मंडप की तैयारियां चलती रहती हैं और ये गान वान चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? तो ये भील जनजाति से थे। क्वेश्चन नंबर 24 है स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित? तो ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। तो स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई सीताराम कंवर जी के साथ झाबुआ और बड़वानी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 3000 ट्राइबल को एकत्रित करके आर्म स्ट्रगल किया था, यानी कि विद्रोह किया था। यानी कि इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने 3000 ट्राइबल को 3000 जनजाति लोगों को इकट्ठा करके सशस्त्र विद्रोह किया था। स्वर्गीय श्री बादल सिंह भोई कौन थे? स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो इसका आंसर है सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बादल भोई के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका जन्म दुगारिया तितरा गांव में, ठीक है, परासिया तहसील छिंदवाड़ा में हुआ था, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट का वायोलेशन के लिए इन्होंने 1930 में फॉरेस्ट एक्ट का वायोलेशन किया था। 1940 में महाराष्ट्र में जेल में इन्हें जहर दे दिया गया था। बादल बोई स्टेट, इनके नाम पे एक बादल बोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम भी है छिंदवाड़ा में, 8.5 एकड़ में ये फैला हुआ है। और 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश, ये वन वर्ड क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए जल्दी कर दिया। 26 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसमें महिलाओं को देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। हम अहिल्याबाई सम्मान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सम्मान महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और महिला कल्याण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। नगद राशि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा तय की जाती, कभी ज़्यादा भी कभी कम भी, वो डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत है? बिरहा एक लोकप्रिय लोकगीत है, ये किस आदिवासी जनजाति महिलाओं के लिए है तो ये है गोंड जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? यानी कि भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं, यानी कि उनकी हिस्ट्री को संजोने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। और
वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, वैसे क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। हम इसकी और थोड़ा ये ऑप्शन देख लें। ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान किस लिए दिया जाता? तो ये जैसे आदिवासी पिछड़े हुए गरीबों के लिए और जनजातीय लोगों के लिए मध्य प्रदेश में लंबे मतलब दीर्घकालिक उनकी सेवा के लिए, दीर्घकालिक सेवा किसकी? जनजातीय लोगों की, पिछड़े लोगों की और गरीब लोगों के में दिया जाता है। ठीक है, और यह किसी व्यक्ति, किसी संस्था, दोनों को दिया जा सकता है। तीसरा हम एक और देख लेते हैं यहाँ, जब हम यहाँ समारोह सम्मान की बात करें तो टंटा भील सम्मान, तो ये ट्राइबल यूथ को दिया जाता है, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, एजुकेशन स्पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए टंटा भील पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो ये टंटा भील नाम से चल रही है आदिवासी स्वरोजगार योजना। जनजातीय कार्य विभाग विकास प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना कब हुई थी? तो वन्या की स्थापना 1980 में की थी। वन्या जनजातीय आदिवासी कला, नृत्य, संगीत, लोक कथा, लोकगीत आदि को दस्तावेज करता है। ठीक है, और इसका एक आदि रंग नाम से डिजिटल इनिशिएटिव है जो इसने अभी हाल ही फिलहाल में शुरू किया है। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया है, और इसका एक आदि रंग है जो डिजिटल इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। वैधानिक SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब MPPSC में बेसिक इकोनॉमी से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है। SLR में आपको बता दूं, वाणिज्यिक बैंक द्वारा इस अपने खुद के पास, यानी कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वयं के पास नकदी में, सोना में, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है, और इसका काम तरलता को नियंत्रण करना होता है। और ये इसकी लिमिट पहले 25% थी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित कर दिया, ये 25% थी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। सितंबर 2023 के अंत में GDP में बाहरी ऋण का अनुपात क्या था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएगा, आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाएं। 18.6% था। और वैसे आप, अगर आपको नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ डाउन करने के वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कईयों को नहीं आते हैं, तो इसमें इतना बहुत लोड लेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में था? तो सबसे कम, आज भी सबसे कम है, 2% था। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो ये वाशिंगटन DC में हुआ था। G20 के बारे में थोड़ा हम यहाँ बात कर लेते हैं। दुनिया के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज होती हैं के लीडर्स की मीटिंग होती है ये, जिसमें 19 देश होते हैं, एक EU होता है। ठीक है, इसमें ये किन किन इशू पे बात करती है? इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन पे बात करती है, यानी कि अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पे बात करती है। ग्लोबल रिसेशन यानी कि वैश्विक मंदी पे बात करती है। क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण चेंज पे बात करती है, और वॉर जैसी सिचुएशंस पे बात करती है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर वगैरह। और डेवलपमेंट और गरीब लोग देशों की मदद करती है, यानी कि, और ये डेवलपमेंट पे बात करती है, गरीब देशों की मदद करती है। इंडिया ने 2023 में G20 होस्ट की थी और इंडिया की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS, एग्री, एक तो यह टैग पहले ही लग रही है, टैग से संबंधित, तो मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है? तो GIS का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, GIS का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस का पहले हम ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है? किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु, उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। अब यहाँ आपको मैं बताता हूँ एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं ऑप्शन को। 1 मिनट दोस्तों बस। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर या जनजातीय संबंधित कोई योजना है, पहले बेसिक नीड देखा करो आप। तो इसका आंसर बी इसलिए है क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तो जो जैसे
अगर व्यक्ति सबसे पहले, एक किसान को क्या चाहिए, उसकी फसल बढ़े, उसकी ग्रोथ बढ़े, उसकी आय बढ़े, तो सबसे पहले वो वही चाहेगा कि उसकी आय बढ़े। तो इसमें जब किसान को पहले से पता चल जाएगा कि क्या मौसम है, क्या फसल मतलब कितनी वर्षा होने वाली है, तो वो उस हिसाब से बोनी और मतलब हर चीज़ अपने खेतों में करेगा। तो इसका आंसर इसलिए ये है क्योंकि बेसिक नीड फॉलो कर रहा है। अच्छा, आंसर ये एलिमेंट कैसे हो गए, किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के हेतु वित्तीय सहायता। अब किसान क्यों स्मार्टफोन खरीदेगा, ठीक है, तो उसकी ये बेसिक नीड नहीं है स्मार्टफोन खरीदना। ऑप्शन नंबर सी है अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। अब जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें तो तब आएगा जब किसान अपने लिए भरण पोषण के लिए उपयोग कर पाएगा। पहले बात होती है भरण पोषण की, पहले बात होती है खान पेट भरने की। तो पेट भरने के लिए अब अकाल पड़ जाता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसकी फसलें खराब हो जाती हैं। अब ये ऑप्शन तो वो तब जब अपनाएगा ना, जब उसका पेट भरा होगा या उसकी फसलें ठीक चल रही होंगी। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करना। किसान को, ठीक है, डायरेक्ट हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घर के किसानों को कहाँ ये वो रहता है कि किसी के लिए कोई उतना पढ़ाया जाए, क्यों, तो ये अच्छी एक ये लॉन्ग टर्म है। सबसे बड़ी बात है ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। तो यहाँ शॉर्ट टर्म गेन की बात हो रही है और यहाँ बेसिक नीड केवल ऑप्शन बी फॉलो कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है। तो इसका आंसर, इसके पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ठीक है, बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसका आंसर सी है। ये आपको फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 पर बात करते हैं। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है और तुलना संभव नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये एलिमिनेट करेंगे कि तुलना संभव ही नहीं, तुलना तो संभव है। अब हम बचे 3 ऑप्शन, तो हम इन तीनों को मैं सही ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो पहला ऑप्शन, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, ये हो ही नहीं सकता। पहली बात, मध्य प्रदेश में इंफ्रा बहुत नहीं है, इंडस्ट्रीज बहुत नहीं है और भारत में अकेले 26 राज्य वर्सेस एक राज्य हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है और इसका है बराबर है। तो अब एक बात वही बात आती है, जब इंफ्रा नहीं है, ठीक है, टेक नहीं है बहुत और मध्य प्रदेश के लोग खेती पे किसानी पे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, सर्विस सेक्टर उतना अच्छा नहीं है, तो बराबर कैसे हो जाएगी। इसलिए ये भी एलिमेंट होता है, इसका सही आंसर बी आता है। अब हम थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं, हाँ थोड़ा यहाँ हम एक मिनट थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में कम आय स्रोत यानी पर कैपिटा इनकम कम क्यों है, प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है। तो इसके कुछ रीजन जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें, एक तो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा और इनकम कम है। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है, इनकम कम डिवाइड देते हैं तो वो कम रह जाती है। और मध्य प्रदेश की अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में बहुत कम है। सर्विस सेक्टर वीक है मध्य प्रदेश का, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो सर्विस सेक्टर कहाँ से पनपेगा, या सर्विस सेक्टर भी उतना ही लिमिटेड ही पनपेगा। चौथी बात है कि इंफ्रा गैप बहुत है मध्य प्रदेश में और अदर स्टेट्स में, ठीक है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी भी डिपेंड करती है और क्लाइमेट भी डिपेंड करती है। और मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा का विकास कम होना, लेस स्किल्ड लेबर है मध्य प्रदेश में, जो कि भारतीय हर राज्य का एक मतलब कारण बनती जा रही है। ये हर राज्य की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाँ, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो जीआई टैग आपको याद करने पड़ेंगे। हम इसका आंसर बालाघाट है। उज्जैन में जीआई टैग बाटिक प्रिंट को मिला है, ट्रेडिशनल प्रिंट है जो बेरूगढ़ बाटिक प्रिंट को मिला है।
बेरूगढ़ बाटिकपिंड उज्जैन में। ठीक है, जबलपुर में स्टोन क्राफ्टिंग ऑफ भेड़ाघाट को मिला है, भेड़ाघाट की स्टोन क्राफ्टिंग को मिला है। और सीहोर में ये साबरमती गेहूं को मिला है। और बालाघाट में चिन्नौर चावल को मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको ये याद करनी पड़ेगी। कुल मिला के चीज़ें ये चीज़ें रटने की हैं। मध्य प्रदेश में ये करंट अफेयर्स से ही आपको याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। तो यहाँ अशोकनगर, खरगोन, बुरहानपुर, मंदसौर जिला है। उत्पाद हैं केले, महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट। ठीक है, और चंदेरी साड़ी। तो सबसे पहले अशोकनगर चंदेरी साड़ी। ठीक है, फिर खरगोन महेश्वरी साड़ी के लिए आता है। तीसरा बुरहानपुर केले के लिए आता है। सबसे ज़्यादा केला बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में होता है। और मंदसौर लहसुन के लिए आता है। मंदसौर लहसुन और अफीम के लिए बहुत जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। नीति आयोग की क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है आकांक्षी 100, प्रदर्शक 65 से 99, अग्रणी 50 से 64, एग्रीवर 0 से 49। एक बार हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020, नाउ हाउ आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टेट परफॉर्मेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स स्कोरिंग रेंज। तो इसका आंसर बी है। एस्पिरेंट 0 से 49, परफॉर्मर 50 से 64, फ्रंट रनर 65 से 99 एंड अचीवर 100। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हाँ, इसको भी ये टैग, क्योंकि ये टैग, चलो एक बार हिंदी में देख लेते पहले। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें पूछा गया है इसका केंद्रीय भाग कौन सा। तो कमांड सेल केंद्रीय भाग है, कर्नल केंद्रीय भाग है, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम केंद्रीय भाग है, या फाइल्स केंद्रीय भाग है। तो इसका सही आंसर है कर्नल। इसका सही आंसर यानी कि इसका केंद्रीय भाग कर्नल है। बाकी बचे ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कमांड सेल क्या होता है कि अच्छा, सबसे पहले हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो 1970 में बेल लैब्स द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, सॉफ्टवेयर वायरस और मेलवेयर अटैक वगैरह को बचाता है, मतलब उनसे रक्षा करता है सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। कमांड सेल यह यूजर और कर्नाल के बीच में काम करता है। ठीक है, जैसे यूजर और कर्नाल के बीच में, इसके बीच में काम करता है। कर्नाल क्या करता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का हार्ट है जो डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टरी एंड प्रोग्राम क्या करते हैं, फोल्डर, ये फोल्डर हैं जिसमें फाइल्स स्टोर रहती हैं और फाइल्स ही होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर बात कर लेते हैं। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, वायरस साइनिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, या स्कैनिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर फिशिंग है। हम थोड़े इसके ये अदर ऑप्शंस में भी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या अक्सर फॉरेस्ट के पेपर के ऑप्शंस एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर 23 के ऑप्शन 24 में, 24 के ऑप्शन का क्वेश्चन 25 में बना देते हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन से भी पेपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो स्पैमिंग क्या होता है, बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स या मैसेज हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं और ये बहुत खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, वायरस साइनिंग क्या होता है कि सिक्योरिटी टेक्निक है, ये वायरस साइनिंग सिक्योरिटी टेक्निक है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को आइडेंटिफाई करता है और डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, मतलब जैसे एंटीवायरस है वो सॉफ्टवेयर वायरस को आइडेंटिफाई करेगा डिजिटल सॉफ्टवेयर के द्वारा और उसको निकाल देगा। ठीक है, फिशिंग देख ही लिया आपने, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है यूजिंग फेक ईमेल्स, वेबसाइट मेजर्स एक्सेट्रा। स्कैनिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढता है और ये दो तरह का होता है, मतलब सिस्टम की कमियां ढूंढता है। दो तरह का होता है, पोर्ट स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है, ये इसमें सिस्टम की वीकनेसेस पता चलती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 पर देख लेते हैं। करेंटली
कुरेंटली, एक मिनट कुछ इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। क्यूरेंटली, हाँ क्यूरेंटली वही बात है कि हिंदी में थोड़ा भाषा कोई कोई शब्द समझ में, टेक का कोई वर्ड समझ में नहीं आता है। तो क्यूरेंटली क्या है? सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है, इंटरफेरेंस फॉर्म है। तो इस पर थोड़ा सा विवाद है दोस्तों। आयोग इसका आंसर ए देता है, पर गूगल वगैरह इसका आंसर बी देते हैं, पर हम आयोग के आंसर को चूँकि मान के चलते हैं, तो हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करता है, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है? ये ऑनलाइन नेटवर्किंग सिस्टम में प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स जोड़ते हैं, फोटो वीडियो अपलोड करते हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉग क्या होता है कि वेबसाइट जहाँ या मतलब जहाँ एक लोग या ज़्यादा लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग उसे कहते हैं। और इंटरफेस फोरम क्या होती है? ये एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो इमिटेशन गेम, एक मिनट दोस्तों बस, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो इमिटेशन गेम, पहला ऑप्शन है इसमें LISP, द ट्यूरिंग टेस्ट। थर्ड ऑप्शन है द हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसमें सबसे पहले इसमें हम इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक तो नहीं लग रही है, अगर आपको नॉलेज होगी तो ही ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर है द ट्यूरिंग टेस्ट। तो इसके थोड़े हम ट्यूरिंग टेस्ट के पहले बात कर लेते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है कि 1950 में एलन टर्निंग ने, देखो यहाँ टर्निंग की जगह वही बात मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा इंग्लिश का थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, द एलन ट्यूरिंग ने, ये सही लिखा है, एलन ट्यूरिंग ने इसको 1950 में बनाया था, और यह ज्ञात करने के लिए बनाया गया था कि मशीन इंसानों की तरह सोच पाता है कि नहीं सोच पाता है। तो मतलब फिर उनको एक कुल मिला के उनको यह पता चला कि सिर्फ कन्वर्जेशन एबिलिटी होती है मशीनों के पास, इंसानों की तरह सोचने की फिजिकल अपीयरेंस उनकी नहीं होती है। तो और AI का बेसिक बेंचमार्क होता है। इसके अन्य ऑप्शन के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। LISP, लिस्प, ये LISP लिस्प के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है कि लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1998 में जॉन मैककार्थी ने डेवलप की थी, ठीक है। और द हॉल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात कर ले तो इसे भी एलन ट्यूरिंग ने 1936 में बनाया था। यह प्रोग्राम चेक करता है कि कोई प्रोग्राम कब रुकेगा या इनफाइनाइट लूप में चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बात कर लेते हैं। द फाउंडर ऑफ ट्विटर, तो द फाउंडर ऑफ ट्विटर जैक डॉर्सी हैं, मार्क जुकरबर्ग जो FB के हैं और FB के हैं ये, और फ्रेड केवेजा फ्रेंच डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और ब्लॉगर हैं, ठीक है। जॉन मैककार्थी जो कि LISP के फाउंडर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस? अब 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस पे बात कर लेते हैं हम। इसका ऑप्शन है पहला पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स। दूसरा ऑप्शन है पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट। तीसरा ऑप्शन है इलेक्शन, पीपल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स। और इसका है इलेक्शन, पीपल, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट। इसके 2 ऑप्शन तो ये आप इलेक्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बची दो ऑप्शन की बात। तो इसमें अमूमन क्या होता है कि ई गवर्नेंस में पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स ज़्यादा काम आते हैं। गवर्नमेंट का उतना काम नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करती ही है। पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इसका आंसर है। थोड़ा हम ई गवर्नेंस के बारे में यहाँ थोड़ा सा नॉलेज कर लेते हैं। ई गवर्नेंस एक ICT बेस्ड गवर्नेंस है। गार्टनर मॉडल इसका इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 4 पिलर पर डिपेंड होता है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स। और NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस में असिस्ट करता है, ठीक है। 1970 में भारत में ई गवर्नेंस आया था और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इंफ्रा प्लस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्लस ICT लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 पे चलते हैं, हिंदी में चल लेते हैं। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशों से जुड़ना चाहते हैं, तो ये लिंक्डइन है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका ऑप्शन मशीन लर्निंग है, नेटवर्क डिज़ाइन नहीं है, साइबर फॉरेंसिक नहीं है, फुट स्लेट डेवलपर नहीं है। इसको थोड़ा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। 48 क्योंकि टेक का क्वेश्चन है, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से रहेगा। द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ नेटवर्क डिज़ाइन और साइबर फॉरेंसिक्स, फुल स्टैक डेवलपर और मशीन लर्निंग। तो इसका आंसर मशीन लर्निंग है। हम यहाँ और ऑप्शंस जो हैं, क्योंकि इन पे भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क डिज़ाइन। कंप्यूटर नेटवर्क्स का स्ट्रक्चर होता है और डिज़ाइन करना कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर है और इसका नेटवर्क डिज़ाइन का काम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। साइबर फोरेंसिक्स का क्या है? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट रोल फ्रंट एंड, मतलब ये वेब डेवलपमेंट रोल निभाता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर डेवलप करता है, जैसे HTML, CSS, JS और डाटाबेस आदि। मशीन लर्निंग यह कंप्यूटर को डाटा से सीखने और अनुभव से सुधार करने के लिए सक्षम बनाती है, यानी कि कंप्यूटर को डाटा से सीखने और अनुभव से सुधार करने के सक्षम बनाती है, यानी कैपेबल करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। MPEG स्टैंड्स फॉर, MPEG का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। और ये क्या करता है? ये एक्सपर्ट का ग्रुप है जो ऑडियो वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स बनाता है। यानी जैसे MPEG क्या करता है कि ये ऑडियो वीडियो को छोटा करता है जिससे वो इजीली स्टोर हो सकें। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 50 है। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट WC3 स्टैंड्स फॉर, तो WC3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब के स्टैंडर्ड्स बनाता है और मेंटेन करता है। अर्थात मतलब इसका मतलब ये है कि W3C डिसाइड करता है कि वेबसाइट कैसे बनानी चाहिए ताकि इंटरनेट पर सबके लिए ये सही से काम कर सकें, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हो या अदर कुछ यूज कर रहे हो। तो W3C HTML के रूल्स बनाता है, CSS में स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, वेब API और दूसरे वेब टैग को गाइडलाइन देता है। तो आज 50 क्वेश्चन तक ही रखते हैं क्योंकि समय बहुत हो रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।